माय यूट्यूब चैनल वेरी जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से लेके आया हूँ और भाग 2 लेके आया हूँ। भाग 1 मैं आपको वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और मैं इसमें क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण से मैं आप लोग बताऊँगा। और आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं इसी तरह अच्छे वीडियो। और आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं चैप्टर पर। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। मैं आपको बताऊं, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण 2-3 प्रकार के होते हैं। मैं एक एक प्रकार आपको बताऊंगा। और सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में मैं आपको बताऊँ, आयनिक मतलब आप लोग आयन मतलब समझ रहे हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आवेश यानी आयन, प्लस और माइनस। कहने का मतलब ये ऐसे आयनिक ठोस के ऐसे अवयवीकरण जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं वो आयनिक ठोस होते हैं। तो मैं आपको डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ सबसे पहले आयनिक ठोस का। मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलीय ठोस का ठोस 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है और ये चारों प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मतलब जो आयनों यानी जो उनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं वो आयनिक कण होते हैं। और दूसरा क्या है? सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस यानी कि जो जालक ठोस होते हैं, कह सकते हो नेटवर्क ठोस होते हैं, या त्रिविमीय संरचना वाले जो ठोस होते हैं वो सहसंयोजक ठोस होते हैं। और आणविक ठोस। आणविक ठोस जो अवयवी कण अणु होते हैं, यानी जो उनके जो ठोस होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, वो अवयवी ठोस होते, सॉरी आणविक ठोस होते हैं। और धात्विक ठोस। धात्विक ठोस मतलब जानते हो तो आप लोग, धातु धातु से जो मिलकर बने होते हैं वे धात्विक ठोस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं एक एक चीज़ इनके बारे में बताऊंगा, इनके लक्षण बताऊंगा, इनकी डिफिनीशन बताऊंगा और जैसे में क्या होता है इनका मैं बताऊंगा। सब एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो हम लोग चलते हैं इसके डिफिनीशन में और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का डिफिनीशन आपके सामने है, देख सकते हैं कि आयनिक ठोसों के अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं। ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा आबंधित रहते हैं। कहने का मतलब कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें धनायन और ऋणायन होते हैं, यानी जो उनके कण होते हैं धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं। जैसे मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड और धातु ऑक्साइड, यानी ये सब जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? आयनिक ठोस है। मैं आपको बता दूं, आयनिक ठोस मतलब जो उनके कण होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो उनके कण होते हैं, जैसे ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, यानी वो एक दूसरे से प्लस माइनस से बंधे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो प्लस माइनस होता है इनकी संख्या याद रखना बराबर होती है। यानी जो ठोस आयनिक ठोस जो होते हैं इसमें जो प्लस माइनस होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। और मैं इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं, मैं मुख्य लक्षण भी आपको मैं बताऊंगा। इस तरह से आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक ठोसों के कणों की व्यवस्था इस तरह से होती है, यानी प्लस माइनस। और मैं आपको बता दिया हूँ कि जो जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं। मैं आपको इनके मुख्य लक्षण के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। इनका मुख्य लक्षण यह है, इस प्रकार है कि इस प्रकार के ठोस कठोर एवं भांगुर प्राकृतिक होते हैं। यानी ये जो आयनिक ठोस होते हैं काफ़ी ठोस होते हैं, भांगुर होते हैं। और इस ठोस के गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। तो मैं आपको बता दूं गलनांक और क्वथनांक किसे कहते हैं। गलनांक मतलब वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ गलित अवस्था में आ जाए, वो गलनांक होता है। क्वथनांक मतलब उबलने लगे, वह निश्चित ताप जो किसी भी वस्तु
को उबलने लगे, यानी वो क्वथनांक होता है। यानी इस ठोस के गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, गलने के लिए बहुत उच्च ताप दिया जाता है और क्वथन करने के लिए भी काफ़ी उच्च ताप दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इस ठोस में आयनों की संख्या निश्चित होती है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें आयनों की संख्या निश्चित होती है, यानी धनायन जो ऋणायन होते हैं वो आयनों की संख्या निश्चित होती है। और इसमें कह रहा है कि गलित ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में जब ये ठोस होते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं। और नीचे भी कह रहा है कि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी जो गलने के बाद, यानी ये गलित अवस्था में जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं दूसरे नंबर पे चलता हूँ, यानी पहला तो आयनिक ठोस होगा, दूसरा सहसंयोजक ठोस। उसको मैं आपको डिफिनीशन और मुख्य लक्षण और जैसे मैं जरूर बताऊंगा। सहसंयोजक ठोस, यानी इसका डिफिनीशन मैं आपको बता दूं, इस ठोस में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। इसके एक जिससे ये एक त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। ये ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं। आपको डिफिनीशन समझ में आएगा। इस ठोस में अवयवी कण के मध्य सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं जिससे ये एक त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। ये ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, ग्रेफाइट आदि। ये आपको पता होगा सबसे कठोर वस्तु धातु कह सकते हो हीरा ही होता है। तो यह हीरा सहसंयोजक ठोस में के अंतर्गत आता है। और मैं इसकी संरचना की बात करूं, मैं आपको बता दूं कि हीरे की जो संरचना होती है वो आपको पता ही होगा, वो त्रिविमीय जालक होता है। त्रिविमीय जालक मतलब ये इस तरह से रहता है त्रिविमीय जालक, यानी एक दूसरे से मिले रहते हैं। ये त्रिविमीय जालक तरह इस तरह से कहने का मतलब त्रिविमीय जालक, यानी इस तरह से एक दूसरे से मिले रहते हैं। आपको ये संरचना तो पता ही होगा हीरे का, और ग्रेफाइट का भी संरचना पता होगा किस तरह से होता है। तो इस तरह से हीरे का संरचना होता है लगभग करके। तो ये इस तरह ये जो ठोस होते हैं बहुत कठोर होते हैं और त्रिविमीय जालक के रूप में होते हैं। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है हीरे की, हीरे के अंदर की यानी जालक की। तो मैं सहसंयोजक ठोस के मुख्य लक्षण मैं भी आपको बता दूं। मुख्य लक्षण क्या होते हैं यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मुख्य लक्षण पहला है, त्रिविमीय संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। यानी कि ये जो ठोस होते हैं त्रिविमीय जालक के कारण इनका गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है सहसंयोजक ठोस का। और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते जिसके कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और मैं बता दूं तीसरा नंबर जो है, सहसंयोजक ठोसों को वृहद अणु या परमाणुविक ठोस भी कहते हैं। वृहद अणु या परमाणुविक ठोस भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे में, आणविक ठोस में। आणविक ठोस क्या, उसके डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। आणविक ठोस जो होते हैं वो अवयवी कण के अणु ही होते हैं। यानी आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। और मैं तुमको बता दूं, आपको आणविक ठोस जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। इनके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। और मैं इसका कुछ अगर दृश्य आपको बताऊं कि अवयवी अणु कैसे होते हैं, उनकी व्यवस्था क्या होती है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अवयवी जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह से ये अणु जो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े रहते हैं। यानी ये जो जैसे ये अणु हो गया और इस तरह से ये जुड़ गया, यानी इस तरह से जो ठोस बनता है ये क्या होता है, अवयवी ठोस होते हैं। इस तरह से ये बन गया। अब मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से ये इस प्रकार की इनकी संरचना रहती है, इस प्रकार के जुड़े रहते हैं। ये बन गया। और ये अवयवी मैं आपको बता दूं, ये तीनों भाग जो होते हैं इनकी आपको मैं बता दूं, ये आपको देख रहे हैं अध्रुवी आणविक ठोस जो होता है, ये इस प्रकार के जो ठोस होते हैं अध्रुवी अणु परमाणु होते हैं। यानी ये एक परमाणु होते हैं। अध्रुवी अणुओं में परस्पर अणुओं के मध्य अध्रुवी सहसंयोजक आबंध पाया जाता है और इनके अंदर वंडरवाल्स दुर्बल वंडरवाल्स बल होते हैं।
और मैं आपको इनका मैं बता दूं, गलनांक जो होता है वो गलनांक बहुत कम होता है, क्वथनांक भी बहुत कम होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा आयनों की अनुपस्थिति कारण में विद्युत के कुचालक भी होते हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं आपका H2 अब सोच रहे हैं H2 कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जो सॉलिड H2 होता है यानी यस, ये सॉलिड जो H2 रहता है ये आपका अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। और अब मैं बता दूं क्लोरीन, ये यानी जो सॉलिड वाला रहता है यानी यस, उस तरह से ऐसे आयोडीन, आर्गन, तो इस प्रकार की जो होते हैं अध्रुवीय ठोस आणविक ठोस होते हैं। और मैं आपको ध्रुवीय ठोस के बारे में बता दूं, अध्रुवीय आणविक ठोसों में ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। इनके परमाणु मध्य में सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं और इनके ठोसों के गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। और यह भी ठोस नर्म एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। और मैं जैसे आपको मैं बता दूं, इसमें जो जैसे होगा SO2, और मैं बता दूं SO2 जो होता है वो सॉलिड वाला होना यानी ठोस वाला SO2, यानी यहाँ पे SO2 यानी ये सॉलिड वाला होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं HCl यानी ये सॉलिड जो ठोस से HCl होते हैं वो आपके ध्रुवीय आणविक ठोस में आ जाएंगे। और मैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस यानी तीसरा वाला मैं आपको बता दूं, तीसरा वाला जो होता है ये मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थिति के कारण जुड़े रहते हैं। और इनके जो ठोस होता है वाष्पशील द्रव होते हैं, यानी जो इसके ठोस होते हैं वो वाष्पशील द्रव होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनका गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत बहुत उच्च होता है। और मैं इनमें जैसे मैं आपको बता दूं तो H2O यानी H2O ये सॉलिड वाला होना चाहिए, और NH3 ये भी सॉलिड वाला होना चाहिए, नहीं ठोस होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपके आणविक ठोस के ये प्रकार हो गए। और इनके भी 3 भाग होते हैं, तीनों भागों को मैं जैसे के बारे में बता दिया आपको। अब हम लोग लास्ट वाला चलते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं और उसकी डिफिनीशन जानेंगे और उनके जैसे जानेंगे। हम लोग चौथे नंबर पे आ गए हैं, धात्विक ठोस। मैं आपको बता दूं धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उससे संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं, जैसे आर्गन, फेरस, कॉपर। यानी ये जो धातु होते हैं ये एक प्रकार के धातु धनायन वाले होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन विस्तृत होते हैं। और मैं इसके मुख्य लक्षण की बात करूं तो ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें धातु का नाम आ गया तो धातु आपको पता होगा कि ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और ये चमकते भी ज़्यादा हैं क्योंकि धातु चमकता है। इनका रंग एक विशिष्ट होता है और ये आघातवर्धनीय होते हैं, जैसे आपको पता होगा धातुओं का लक्षण क्या होता है। और ये खींचने पर खींचे जा सकते हैं। तो ये इनके कुछ लक्षण हुए। तो आप लोग जान चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे ईमेल पर भी कर सकते हैं। आप लोग मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर आपको यानी डिफरेंट आपको टाइप करके आपको सेंड करना है। एक केवल आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, केवल एक डिफरेंट आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या हो सकता है। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हम भाग 3 लेके जल्द आने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।